बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच ख़ास तौर पे हस्तनीस का हमें होस्ट करने का। बहुत ही खुशी है कि फिर यहाँ पे एक और बार प्रेजेंट कर रहा हूँ अपना काम। और ख़ास तौर पे क्योंकि क्रोम लाहौर का मेन जो फोकस है वो लाहौरी ख़ास तौर पे मुग़लिया तारीख़ है। और उसके सिलसिले में कुछ साल कबल जब मैं अपनी डिसर्टेशन रिसर्च कर रहा था लाहौर म्यूज़ियम में, तो मुझे बहुत ही खूबसूरत एक नाजुक और नफीस सीरीज़ मिली स्याह कलम ड्राइंग्स की, जो कि ख़ास तौर पे सिर्फ फोकस कर रही थी औलिया कराम की ड्राइंग्स की। तो उस वक्त डॉक्यूमेंट वगैरह करके रखी हुई थी, लेकिन उसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था क्योंकि अपनी रिसर्च थोड़ी और एक और तरफ चली गई थी। लेकिन जब हमारी उस्मान हम सब की बैठ के जब गुफ्तगू हुई और मुग़लिया तारीख़ का सोचा लाहौर में, तो फिर मुझे एक में काफ़ी एहसास होना शुरू हुआ कि इतनी मुसव्वरी की जो हमारी बर्र-ए-सग़ीर की मुसव्वरी है उसकी इतनी ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है, इतना लिखा गया है, लेकिन कभी लाहौर के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। जैसे कि लाहौर जो कि इतना अहम मरकज़ रहा है मुग़ल दौर का, उससे पहले भी और उसके बाद भी, लेकिन जब मुसव्वरी की बात आती है तो उसमें कोई ख़ास हमें पता नहीं चलता। अकबर पीरियड के सबको इल्म है, लेट 16th सेंचुरी में जब उन्होंने अपना उसको दारुल हुकूमत बनाया लाहौर को, तो तमाम नामवर जो इलस्ट्रेशंस थी उसकी मैन्युस्क्रिप्ट्स की, वो बहुत सारी जो मशहूर वो लाहौर में बनी, उसका तो ज़िक्र आम होता है कैटलॉग्स में, गैलरीज, म्यूज़ियम्स वगैरह में। और फिर 19वीं सदी में जब हम आते हैं तो सिख दौर के ज़माने का भी बहुत ज़िक्र होता है क्योंकि लाहौर फिर से उनका मरकज़ था, दारुल हुकूमत था। लेकिन उसके बीच में जो एक पूरा गैप है तकरीबन 300 साल का है जितने का भी, उसमें उसका कोई ज़िक्र ही नहीं है। जैसे कि अचानक से लाहौर तारीकी में चला गया हो या कुछ ऐसा हो गया। तो उसके मैं सोच रहा था बहुत ज़्यादा कि क्या वजह है और कहाँ से हम लोग उसके आसार ढूंढ सकते हैं। और लाहौर म्यूज़ियम में बहुत ज़्यादा उसके हमें आसार नज़र आते हैं मेरे ख़्याल से, लेकिन क्योंकि उस पर कोई काम नहीं हुआ हुआ तो हमें उसकी तहकीक थोड़ी गहराई में जाके करनी पड़ेगी। और सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि लाहौरी कलम या लाहौरी अंदाज़ और उसका तर्ज़ है क्या है भी कि नहीं। इस तरह के सवालात अपने आप के लिए पूछ रहा था, जिसके ज़रिए फिर ये तफ्तीश और तहकीक आगे बढ़ी। और आज मेरी कोशिश यही होगी इसी वजह से कि ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर म्यूज़ियम की ही जो पेंटिंग्स हैं उनको दिखाएं, क्योंकि कोई दिखाते ही नहीं है, ना कोई किसी कैटलॉग्स या डिस्कशन में कभी आती हैं। लाहौर म्यूज़ियम की इतनी अजीम और काफ़ी वसी कलेक्शन है, ख़ास तौर पे पंजाब की और राजस्थान की पेंटिंग्स की, मुग़ल पेंटिंग्स की भी बहुत सारी हैं। तो आज मैं सिर्फ़ एक सीरीज़ पे फोकस करूँगा जो कि इट्स अ सीरीज़ ऑफ सेंट्स, मुस्लिम सेंट्स, जिनके बारे में आज तक कभी किसी ने कोई ज़्यादा लिखा नहीं है और ना ही किसी ने इसको बियॉन्ड द कैटलॉग ऑफ द लाहौर म्यूज़ियम इटसेल्फ, उसके अलावा ज़्यादा उस पर बातचीत नहीं हुई। और मेरे लिए इसकी मज़े की बात यह है कि जो उनका तर्ज़ है, स्टाइल है, वो दो ख़ित्तों के बीच में एक तरह से मौजूद है। एक तो पहाड़ी पेंटिंग जो कि पंजाब के पहाड़ी इलाकों में, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लिखा गया। और दूसरा है जो पंजाब प्लेन्स हैं, यानी लाहौर, अमृतसर और इस तरह के रीजन्स। आगे चलेंगे, उसके उस रीजन के भी उसके अंदर आसार नज़र आते हैं। बोलता रहूँ क्यों या वो ठीक है। तो जो आप कह रहे थे कौन से आसार नज़र आते हैं? पहाड़ी जो कि पंजाब हिल्स और हमारे अपने जो पंजाब प्लेन्स हैं, मेरे तो उनके बीच में कहीं है। तो अभी तक उसके बारे में आज ही पहली बार इसको शेयर कर रहा हूँ लोगों के साथ, पहले कभी ख़ास इसके बारे में बात नहीं की। तो आई लव टू आल्सो गेट फीडबैक फ्रॉम एवरीवन। और बीच में अगर कोई सवाल वगैरह हो, इनफॉर्मल टॉक है, तो अगर कोई बीच में सवाल हो या कुछ मिस हो जाए तो ज़रूर बताइए, पूछिए, बल्कि आगाही भी दीजिए। तो सबसे पहले जो चीज़ नज़र आती है, बहुत छोटी पेंटिंग्स हैं। इसके बारे में, मटेरियल के बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा कि इनका स्केल और साइज़ और टेक्निक वगैरह क्या है।
और तमाम जो हैं वो औलिया कराम की तस्वीरें हैं। तो सवाल यहीं से उठता है कि ये सीरीज़ कहाँ बनी थी। तकरीबन 49 या 50 ड्राइंग्स हैं, किसने बनाई थी और कब बनी थी। लेकिन मुझे बहुत जल्दी इस बात का भी एहसास हुआ कि इन सवालों का जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आगे चलेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम्पल्स दिखा रहा था। लेफ़्ट पे टिपिकल पहाड़ी पेंटिंग का एग्ज़ाम्पल है 18वीं सदी से, राइट पे एक टिपिकल पंजाबी पेंटिंग फ्रॉम द सिख एरा, उसका एग्ज़ाम्पल है। तो हमारी जो सीरीज़ है औलिया कराम की, वो कुछ बीच दोनों के उसमें झलक नज़र आती है। लेकिन इनकी रिसर्च करने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो लाहौर म्यूज़ियम के जो थे सारी कलेक्शन, उसमें भी बंटवारा हो गया था। तो एक माइक्रो पार्टीशन हुई थी म्यूज़ियम में भी। और आज हम जितनी भी सीरीज़ उठाते हैं लाहौर म्यूज़ियम में, उसकी 40% ड्राइंग्स या पेंटिंग्स चंडीगढ़ म्यूज़ियम में है, इंडियन पंजाब में, और बाकी 60% लाहौर म्यूज़ियम में है। और ज़ाहिर है पाकिस्तानी होने के नाते हिंदुस्तान जाना तो आजकल, इंडिया जाना तो नामुमकिन है, और ख़ास तौर पे अगर उन्हें पता चले कि रिसर्चर जा रहे हैं तो उनको एक्सेस बिल्कुल भी नहीं मिलती। और तारीख़ भी इसी चीज़ की गवाह है पिछले 75 सालों में, कि किस तरह से जो हिस्टोरियोग्राफी है, सेकेंडरी लिटरेचर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन वॉइसेस को तरजीह देता है और पाकिस्तानी वॉइसेस को नहीं देता, जिसकी वजह से चंडीगढ़ म्यूज़ियम की कलेक्शंस का सबको पता है, लाहौर म्यूज़ियम की कलेक्शन का किसी को भी नहीं पता। और आगे चलेंगे तैमूर साहब, चलते जाएं। हाँ उस्मान, कौन इंडियन आवाज़ को तरजीह देता है वो पाकिस्तान? इंडियन पढ़े लिखे हैं ना, वो लिखते पढ़ते उनके मतलब कल्चरली स्पीकिंग, वेस्टर्न एग्जैक्टली एकेडेमिया रिसेप्शन जो होती है, म्यूज़ियम्स में जाएं, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, उसमें हमेशा कोई पाकिस्तान की बात तो नहीं करता। इवन दो दिनों के हमारे पास कलेक्शंस हैं, काफ़ी ज़्यादा कलेक्शंस हैं, कराची में हैं, लाहौर में हैं, दूसरी जगहों पे, लेकिन कभी एक्सेस भी मुश्किल है। ये नहीं कि सिर्फ एम ही नहीं करते, यहाँ पे आना, यहाँ से काम निकलवाना बहुत मुश्किल है, बड़ी आराम से वक्त से होता है। और जनरली आई थिंक द कल्चरल जो भी कह सकते हैं, कल्चरल और लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव से भी एक तरह से इंडिया हैज़ द अपर हैंड व्हेन इट कम्स टू प्रमोटिंग देयर कल्चर एंड वी डोंट। और इस 75 साल तारीख़ में फिर हुआ यही है कि जब हम लोग बर्रे सग़ीर को देखते हैं, जिसको मैं हिंदुस्तान कहता हूँ, क्योंकि जब व्हेन यू थिंक अबाउट हिंदुस्तान, इट्स प्री पार्टीशन यूनाइटेड साउथ एशिया, और हम लोग कदीम वक्त से इस खित्ते को हिंदुस्तान ही कहते थे। और जब हम हिंदुस्तान की तारीख़ को इस आजकल के लेंस से पीछे देखते हैं, तो अमूमन यही होता है कि तमाम खित्ता पोस्ट पार्टीशन इंडिया के साथ कन्फ्लेट हो जाता है, मुंसलिक हो जाता है। तो बाकी रीजन्स, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, उस कॉन्वर्सेशन में इतने नहीं आते। और ज़ाहिर है कल्चरल, सकाफ़ती और ज़बानी पर्सपेक्टिव से हिंदी और संस्कृत जो हैं वो इंडिया और हिंदुज़म हो जाते हैं, उर्दू पर्शियन ज़बान जो है वो पाकिस्तान और इस्लाम हो जाती है। तो वो ख़ुद एक मसला खड़ा करता है फिर सेकेंडरी लिटरेचर जो इस तरह से जब इस्तेमाल होता है तो ये द कॉलोनियल पीरियड मैप है, इसके अंदर यू गेट अ बेटर आइडिया। पीछे जाने, इससे उसमें ज़्यादा में एक बेहतर आइडिया होता है कि ये खित्ता जो था वो किस तरह से एक यूनाइटेड रीजन था, लेकिन जब बंटवारे के बाद उसको अलहदा कर दिया गया। आगे चलेगा तो फिर जब इस तरह के बंटवारे हो जाएं, जहनी बंटवारे, कलेक्शंस के बंटवारे, और ज़ाहिर है जोग्राफिकल पार्टीशन, तो फिर इस तरह की पेंटिंग्स को एक समझना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि एक मुस्लिम सरपरस्त के लिए हिंदू थीम हरिवंश, जो कि महाभारत का अपेंडिक्स है, लाहौर में बना हुआ मिसाल के तौर पे, तो ये एक नीट क्लीन बाउंड्रीज जो आज हमने बना दी हैं, उसमें इस तरह की पेंटिंग्स फिट नहीं होती फिर। और यही चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ अपनी औलिया कराम की जो सीरीज़ है लाहौर म्यूज़ियम में, वो भी आजकल की सीमाओं के तहत फिट नहीं होती, वो किसी भी पर्टिकुलर नीट एंड क्लीन ब्रैकेट या डब्बे के अंदर। अब आगे चलिए। तो जिस तरह आजकल टिपिकल जब मगरब में नुमाइशें होती हैं, तो इस तरह का मैप दिखाया जाता है टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ साउथ एशिया, जो कि आप सीधे हाथ पे देख रहे हैं। इसमें क्लियरली
इंडिया के मॉडर्न डे इंडिया के सारे एक एक जगह का नाम लिखा हुआ है, लेकिन व्हेन यू गो टू पाकिस्तान उसका एक दो से ज़्यादा नाम ही नहीं लिखे, उसके बारे में बात ही नहीं होती. तो ग्रेजुअली वी बीन आवर रीजन हैज़ बीन इरेज्ड आउट ऑफ हिस्ट्री और द डिस्कशन ऑफ हिस्ट्री. सो दैट्स माई सॉर्ट ऑफ होप. कोशिश यही है कि उसको वापस लाया जाए, हमारे यहाँ के पाकिस्तानी कलेक्शंस को भी मेन स्ट्रीम में डिस्कशंस में लाया जाए. आगे चलिएगा. तो सबसे पहले तो समझने के लिए कि इस तरह की सीरीज़ को हम जोड़ें कैसे, सबसे पहले ये भी समझना होगा कि डिवाइड हुई क्यों और कैसे. 1947 में से ही शुरू होती है, जब लाहौर म्यूज़ियम, जो कि सेंट्रल म्यूज़ियम था पूरे पंजाब का, उसके अंदर पंजाब के और उसके आउटलाइंग रीजन्स, राजस्थान वगैरह के भी वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शंस थी इन द वर्ल्ड. लेकिन जब मेरे ख्याल से अराउंड 1950 उसकी फिर डील हो गई थी कि 40% काम जो है वो चंडीगढ़ में जाएगा. और कुछ स्कॉलर्स ने उस पर काम भी किया है, शैला भट्टी ने, जिस तरह से आगे चलेंगे, कुछ उसके ऊपर रोशनी भी डाली है. और उन्होंने वर्बल अकाउंट्स भी लिए हैं म्यूज़ियम स्टाफ्स के, उससे ही ये पता चलता है, क्योंकि रिकॉर्डेड कोई नेक्स्ट स्लाइड पक्का, जिस तरह वो भी कह रही हैं कि उसका बहुत मुश्किल से उसकी रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि ये क्यों हुआ बंटवारा इन कलेक्शन का और किस तरह क्या जवाब था उसका, वो नहीं एग्जैक्टली समझ आता. लेकिन जब उन्होंने इंटरव्यूज़ वगैरह किए, उससे अंदाज़ा हुआ कि 40% चंडीगढ़ में चले गए. आगे चलिएगा. तो उसके बाद फिर मैंने जो हमारी कलेक्शन है मोस्ट लाइकली 50 ड्राइंग्स की है, इस ग्राफ में डाल के देखने की कोशिश की कि सब नंबर्ड हैं. सारे देवनागरी न्यूमेरल्स में भी नंबर्ड हैं और अरबिक नंबर्स में भी नंबर्ड हैं. तो उससे आसानी हो गई ज़िंदगी में. पता चल गया कि पहला फोलियो जो है वो चंडीगढ़ में है, दूसरा तीसरा, इस तरह से. और अभी कितने गैप्स हैं अब मेरे अपनी पर्सनल आर्काइविंग में. और उम्मीद है कि आइंदा कभी वक्त मिले किसी इंडियन स्कॉलर या दोस्त के साथ कोलैबोरेट करने का, जिससे बाकी इमेजेस भी मिल जाएं तो चंडीगढ़ में हैं. आगे चलिएगा. अब हम ड्राइंग सीरीज़ की बात कर सकते हैं. सवाए 3 ड्राइंग्स के बाकी सारी जो हैं वो नंबर्ड हैं अरबी नंबरों में. आखिरी जो नंबर है वो 49 है, लेकिन शायद 50 भी हो सकती हैं, वो एक और बात है. सारी जो हैं वो बहुत छोटी हैं. जो सबसे बड़ी है वो 16x7 सेंटीमीटर की, और सबसे छोटी जो है वो 8x7. तो बहुत ही छोटी, बहुत ही नाजुक और बहुत ही नफीस ड्राइंग्स हैं. और ये अनप्रिपेयर्ड कागज़ पे बनी हुई है, वसली पे नहीं बनी हुई, बिल्कुल सिंगल शीट्स. क्योंकि मुसव्वरी में जब आप 2 या 3 या 4 कागज़ जोड़ते हैं तो फिर वसली बनती है. लेकिन ये क्योंकि उस्ताद अपनी ड्राइंग्स को पक्का कर रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ खाली सिंगल शीट से बनाई है. वो शीट्स भी बिल्कुल टिश्यू पेपर से भी ज़्यादा पतली शीट्स हैं, बिल्कुल सी थ्रू हैं. अगर आप रोशनी में रखें तो यू कैन जस्ट सी थ्रू देम. तो बहुत ही खूबसूरत कागज़ है. इतना पतला है कि शायद अगर वो चाहें, शायद ऐसा हुआ हो कि उन्होंने शायद किसी और सीरीज़ को ट्रेस किया हो, या शायद अपनी ड्राइंग्स कहीं और से ट्रेस की हों. इट्स थिन इनफ दैट दे कैन बी ट्रेस्ड, बेसिकली दैट्स व्हाट यू रियलाइज. और अक्सर अगली ये सबसे बड़ी है, मेहतर इलियास. अगर किसी को इन औलिया कराम के बारे में पता है तो मैं बहुत जानना चाहूँगा. जिस तरह मुझे नहीं पता मेहतर इलियास कौन है, मिसाल के तौर पे, और आप लोगों को इस बारे में ज़्यादा इल्म है मेरे से. शाह शरफ बोली कलंदर का तो पता है, पानीपती अलमशहूर कलंदरी थे, चिश्ती कलंदरी. लेकिन वो सबसे छोटी है. तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ द स्केल. नेक्स्ट प्लीज़. और अमूमन आपको ड्राइंग्स में कभी कभी जब बहुत गौर से देखें, जिस तरह से इनके जामे के ऊपर डबल आउटलाइन हुई हुई है कई जगहों पे, तो आप देख सकते हैं कि शायद उस्ताद ने पहले चारकोल से कोई ट्रेस की हो कहीं और, कोई और ड्राइंग, और उसके ऊपर पर उसने फाइनलाइज किया हो. ये उस्मान ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि टेक्निक क्या हुई होगी, मुझसे बेहतर जानते हैं. लेकिन इसमें यू कैन सी अंडर ड्राइंग्स एंड अंडरलाइंस. तो इट्स बीन डेवलप्ड. रंग बिल्कुल बहुत कम इस्तेमाल किए हैं. सबसे ज़्यादा रंग जो इस्तेमाल हुआ है वो सफ़ेदा है, शक्लों पे, दाढ़ियों पे, पगड़ियों पे. और हमें बहुत ज़्यादा इसका एविडेंस नज़र आता है कि ये जो ड्राइंग्स थी, ये वाली, इनको फिर
मुकम्मल किया गया था। जिस तस्वीर खाने में बनी थी शायद उन्होंने किया हो या जिसने भी किया हो, क्योंकि इसकी मुझे पूरी दुनिया की कलेक्शन में से कहीं कहीं जगहों से कंप्लीट पेंटिंग्स मिल गई हैं। तो आज भी 4-5 लेके दिखाने के। तो ये खाका हुआ ना? जी हाँ, जिस खाके के तहत उन्होंने कंप्लीट पेंटिंग्स बनाई मुरक्कों के लिए, एल्बम्स के लिए। आगे दिखाएं। अब वहाँ आ रहे हैं उस पर सारा लेक्चर ही इस बात पे है। पेपर की जो फिजिकलिटी है आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन राइस या हेम्प एंड कॉटन, लेकिन ये तो इतना पतला है कि कॉटन शायद ना हो सके, आई एम नॉट श्योर। लेकिन अमूमन जो कागज़ बनता है वो हेम्प यानी जो हमारा लोकल चर्च वाला का पौधा, क्या कहते हैं, भंग का पौधा, सॉरी, और कॉटन रैग, जो कि विच इज़ बीटन इनटू अ पल्प एंड देन पुट इनटू अ वैट एंड मिक्स्ड एंड। और क्या सियालकोटी पेपर? मेरा तो ये ख्याल है, क्योंकि सियालकोट जो था हमारा वो बर्रे सग़ीर का नामवर मरकज़ था कागज़ बनाने का, पूरी दुनिया में बल्कि मशहूर था। और सारी मुसव्वरी जो होती थी एटलीस्ट 1830-40 तक जो कागज़ था वो सारा सियालकोट से जाता था। उसके बाद जब सिखों ने अपना लाहौर मरकज़ बनाया तो लगता है कि उन्होंने फिर मोहल्ला कागज़ियाँ आबाद किया लाहौर में। तो सियालकोट में क्योंकि पेट्रनेज ख़त्म हो रही थी तो फिर वो लोग यहाँ लाहौर में आ गए। लेकिन फिर शायद पहली जंग के बाद 1858 के बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं मिलता उन कागज़ी फैमिलीज़ का। तो जो मैं अपना कागज़ इस्तेमाल करता हूँ वो संगनेर से आता है राजस्थान में, क्योंकि वो भी उसी फैमिली के ही एक लॉन्ग लॉस्ट कज़न्स हैं जो कि राजस्थान में सेटल हो गए। और लेकिन सियालकोट का कागज़ सबसे ज़्यादा मशहूर और नामवर था पूरे ख़ित्ते में। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि उसके पीछे जो है आप नागरी में देख सकते हैं वही नाम, ये हस्सू तेली फ़ारसी में लिखा है। जब उसके पीछे यू कैन ऑल्सो सी कि कितना पतला कागज़ है, कि उसकी थ्रू एंड थ्रू उसकी ड्राइंग आपको नज़र आ रही है। उसका चेन लाइंस जो होती हैं, ले लाइंस जो होती हैं जिसके ऊपर आप वैट पे कागज़ रखते हैं, वो भी नज़र आ रही हैं इतनी क्लियरली। और ऊपर देवनागरी में हस्सू तेली लिखा हुआ है और उसके पीछे नंबरिंग भी हुई है। आगे चलें। तो इस तरह से फिर मुझे कंप्लीट पेंटिंग्स मिली हैं इन एल्बम्स। ये वाली जो है वो बिब्लियोथेक नाशनल दो फ्रांस में है, जो कि एक पूरा मुरक्का है जिसके ऊपर आज तक कभी किसी ने काम नहीं किया, लेकिन मैं करना चाहूँगा कभी। और मेरा ख्याल ये है कि वो पूरा मुरक्का शायद लाहौर में ही बना हो, लाहौरी मुरक्का है मेरा, जहाँ तक मेरा ख्याल है स्टाइलिस्टिकली, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत लोकल हैं, कुछ ऐसे डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत लोकल हैं, जो कि दिल्ली या लखनऊ या उस तरह के दूसरे मराकज़ में आपको नहीं मिलते। और ज़ाहिर है यू कैन सी, आई विल टॉक अबाउट दिस इन अ लिटिल बिट अगेन इन फर्दर डिटेल। यू कैन सी कि किस तरह से वो लिटरली वो ट्रेसिंग की कॉपी है, क्योंकि आप ट्रेस करते हैं तो आपको उसका उल्टा नक्शा आता है, फिर आप उसको जब डालते हैं तो फिर वो ऑपोजिट आ जाता है। तो इट्स अ लिटरल कॉपी ऑफ द ओरिजिनल विच इज़ इन द लाहौर म्यूज़ियम। और इसमें उन्होंने नाम उसका मियाँ हस्सू तेली लिखा है, और उनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं अगर वक्त हुआ तो। आई होप सो। अभी तो ड्राइंग्स की बात हो रही, आगे चलें देखें क्या है आगे। ये डिटेल है उसकी, बहुत ही खूबसूरत उनकी चादर है, स्टिच्ड और डीप प्योर इंडिगो नील का रंग है चादर में। और छोटी छोटी चीज़ें इस तरह भी मुझे नज़र आती हैं, मेरे पास पॉइंटर नहीं है कैसे करें लेकिन अगर आप दोनों हाथ देखें दोनों तो जो उस्ताद ने जो बनाया हाथ वो इतना नाजुक है, इतना रिफाइंड है, लेकिन वो ट्रेसिंग में, उसके बाद उसकी कॉपिंग में और पेंटिंग उस्ताद ने नहीं की। ये इतना आपको नज़र आ रहा है क्योंकि हाथ देखें कितना ब्लॉकी है, बिल्कुल स्टिफ है। राइट वाला काट दिया है बिल्कुल, लेफ़्ट वाले में इतने मज़े से उसने हाथ बनाया है उस्ताद ने। यू कैन रियली टेल द डिफरेंस कि उस्ताद का क्या काम था, फिर उसके शागिर्दों ने कैसे कॉपी किया और फिर उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। तो उसमें देयर इज़ अ लॉस इन द टेक्निक एज वेल। चलें आगे चलें। तो फैज़ा आप तो आगे आके बैठ जाए, क्या नज़र आ रहा है? अच्छा, उसके बाद और डिटेल्स जो हमें इस ड्राइंग की सियाह कलम की सीरीज़ में मिलती हैं। उसमें हाँ, एक तो आगे पीछे अरबी और नागरी के
में लिखा हुआ है, जिसके बारे में आई हैव सम सॉर्ट ऑफ आइडियाज़ कि क्यों है ऐसे। दूसरा आप देख सकते हैं कि सारों के ऊपर, पेंटिंग्स के ऊपर देवनागरी में, हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, शायद उस्ताद ने ख़ुद लिखी हैं या उस्ताद के लिए किसी ने लिखी हैं, क्योंकि उसे पता था कि मैंने जब ड्राइंग सीरीज़ कंप्लीट करनी है वो फिर ट्रेस होके इधर उधर चली जाएगी, तो शागिर्दों को पता होना चाहिए क्या रंग लगाने हैं। खाकाज हैं, एग्जैक्टली। तो नीचे सफ़ेदा लिखा हुआ है, ज़मीन सफ़ेदा के रंग की होनी चाहिए, उसका जो जामा है वो खाकी होना चाहिए, और जो तकिया है गाँव तकिया वो सोना है, और बैकग्राउंड जो है वो है जोजी यानी जो जी आता है वो करो। तो थोड़ी फ्रीडम भी दी हुई है अपने डिसाइपल्स को कि जो मर्जी। तो जो जी बहुत आता है इसके अंदर के कपड़ा जो जी। फॉर मी इट्स फैसिनेटिंग कि यू कैन सी के रिलेशनशिप क्या है उस्ताद एंड डिसाइपल्स की, कितनी ढील मिल रही है, क्या कॉपी करना है, ट्रांसलेशंस में कितना चेंजेस आ रही हैं। बहुत फैसिनेटिंग एक पैलिम्सेस्ट है। करना चाहूँगी कि जो खाके हैं और वो खाके बनते इसलिए थे क्योंकि उस्ताद का हाथ आप कॉपी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जो उसमें असल जो रूह है, अगर आप वहाँ तक पहुँच सकते हो फिर बात कमाल की होगी, फिर होगी, और अक्सर नहीं पहुँच पाते। आगे चलें। हाँ, तो ये एक एग्जांपल था कि सफ़ेदा, सोना, खाकी और फिर जो जी। और आगे चलें। ये एक और एग्जांपल है, एक और एंड ऑल्सो टू शो कि ये कहाँ कहाँ फैली हुई है। अब एक फोलियो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी आर्ट म्यूज़ियम, वहाँ क्या कर रहा है, वहाँ क्यों पहुँचा, कैसे पहुँचा, वो एक और कहानी होगी उसका खोज लगाना कि इतनी दूर दराज इलाकों में कैसे ये एक फोलियो पहुँचा। तो ये जो है वो इमाम बुखारी सियालकोटिया हैं, शायद शाहजहां एरा के बहुत मशहूर इमाम थे, मुल्ला थे, और उसके अंदर भी उन्होंने बताया हुआ है कि ये ग्राउंड जो होना चाहिए वो सफ़ेदा होना चाहिए। तो आर्टिस्ट ने एग्जैक्टली पूरी बालकनी सफ़ेदे की बनाई हुई है। पीछे उन्होंने बताया हुआ है कि साख चिनारी होना चाहिए, तो उन्होंने वो मैलेकाइट की वॉश दी हुई है। और उन्होंने बताया कि जो उन्होंने ऊपर कपड़ा पहना हुआ है वो लिखा हुआ है उस पर गुलाबी। तो द आर्टिस्ट शागिर्द ने एग्जैक्टली बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया है। कभी कभी नहीं भी करते, कुछ ऐसे एग्जाम्पल इसमें बिल्कुल नहीं फॉलो किया, वो जो जी को सीरियसली ले गए। So ये जो खाका है, this is at the Lahore Museum. Yeah, the whole So there's only one of this. it has to be. This is the source. This is the gold mine. If those completed paintings are the gold nuggets, this is the gold mine. Exactly. और उनको फिर complete करें according to the injunction. Exactly. तो वो बहुत खूबसूरत है। अब और हाथ जिस तरह से बनाए हुए हैं, प्रोफाइल्स बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत। और इतनी तस्वीरें हैं, इतनी तस्वीरें हैं, बिल्कुल छोटी। आगे चलिए। तो स्केल इन इसका भी ये जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी इसका भी वही है एग्जैक्टली। पीछे चलें फिर से ज़रा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये सारी कंप्लीटेड पेंटिंग्स भी जो हैं वो लाहौर में ही बनी हुई हैं, क्योंकि ये ना तो लेट मुग़ल स्टाइल में ठा करके बैठती हैं, ना ही पहाड़ी स्टाइल में बैठती हैं, वो कहीं भी ना ही सिख पीरियड की में बैठती हैं, तो बहुत लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मज़ीद मैं तो सिर्फ आज पहली बार आप लोगों को इससे मुखातिब कर रहा हूँ। अब अगला कदम यही है कि इसके बारे में गहरी तहकीक की जाए कि लाहौरी कलम, उसका तर्ज और उसका अंग है क्या। तो इससे हल्का हल्का समझ आना शुरू हो रहा है कि इसका अपना एक स्टाइल है। जिस तरह से स्पेस डिवाइड हुई हुई है, एक हॉरिजॉन्टल रजिस्टर स्टैक होकर उन्होंने एक हायरार्किकल कॉम्पोजिशन बनाई हुई है, जिस तरह से रंग डले हुए हैं, एक बहुत अटेंशन टू फोटोग्राफिक डिटेल, पोर्ट्रेट की डिटेल भी है, लेकिन उसमें एक स्टाइलाइजेशन और आइकॉनिक एलिमेंट भी है। मुगलिया पेंटिंग्स तो ज़्यादा नेचुरलिस्टिक भी हो जाती हैं, ये थोड़ी सी रिस्ट्रेंड है। तो एक ख़ास इसका तर्ज है जिसके बारे में ज़्यादा तहकीक करनी पड़ेगी। आगे चलिए। और ये भी मुझे बहुत ही पसंद है, ये भी बिब्लियोथेक नेशनल दे फ्रांस में है, कंप्लीट वाली। इन सारी एल्बम के बॉर्डर्स जो हैं वो बहुत ही नायाब हैं, बहुत फोक टाइप हैं, जो कि मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी और नहीं देखे, जिससे मुझे अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि शायद ये एक ऐसे सेंटर में बने थे जो कि शायद दक्कन और फैज़ाबाद और दिल्ली वगैरह से दूर है, लेकिन फिर भी मुग़लिया दुनिया के अंदर है। पहाड़ी तो बॉर्डर इस तरह करते नहीं हैं, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो यकीनन ये लाहौर ही की एक ख़ास एल्बम है, मुरक्का है,
जिसके ऊपर हमें मज़ीद काम करना चाहिए। ये जो है वो हमारे मशहूर शाह हुसैन लिखना था, लाल लिख दिया गलती से, शाह हुसैन है। पेंटिंग पे लाल हुसैन लिखा हुआ है। हाँ लिटरली लिखा है, थैंक यू इसलिए किया था। शाह हुसैन हमारे लाहौर के अजीम, इस पे लिखा है लाल हुसैन लाहौरी, तुमने सही। उसका ट्रांसक्राइब किया तो उसकी कॉपी फिर से ट्रेसिंग में वो उसका खाका जब ट्रेस हुआ तो रिवर्स एग्जैक्ट मिरर इमेज बन गया। और इसके अंदर भी एग्जैक्टली वही गौर से अगर देखें तो हो रहा है कि जो उस्ताद का खाके की ड्राइंग है उसमें इतनी नज़ाकत है, इतनी रिफाइनमेंट और एक एलिमेंट ऑफ प्ले भी है कि वो खेल रहे हैं लाइन के साथ, इतनी उनको अबूर हासिल है लाइन पे कि वो उसके साथ बस खेल रहे हैं। और ये ख़त का जो उनका इतना ख़ास तरीके से इजहार किया है, राइट वाली में वही चीज़ स्टैटिक हो गई है। उन्होंने इतनी कोशिश की है कि मैंने उस्ताद को ही कॉपी करना है, तो वो उसमें ना आपको डर नज़र आ रहा है उस्ताद के शागिर्द के हाथ में। उन्होंने दरख्त क्यों छोड़ दिया? Is that a tree at the back? उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, पहाड़ तो बनाए, वो जो हिल्स बनाई हैं, लेकिन दरख्त छोड़ दिया। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सनसेट आ गया है। पीछे उन्होंने सनसेट डाल दिया, शाम का वक्त डाल दिया, लेकिन दरख्त बिल्कुल उन्होंने निकाल दिया। दरख्त जो है वो इसके बारे में भी सोचा जा सकता है। इट्स अ गुड पॉइंट कि व्हाई डिड द पर्सन कॉपीइंग इट लीव इट। रिवर साइड ऑफ रावी, दैट्स व्हाई। मोस्ट लाइकली शाह हुसैन की पेंटिंग में अक्सर आपको उनको दरिया किनारे खड़े हुए मिलते हैं। दैट कुड बी इट। नेक्स्ट, फिर ये तो हाँ भी दिखाई थी, आगे चलें। हाँ ये वाली भी दिखाना चाहा था। ये है निज़ामुद्दीन औलिया की तस्वीर। तो लेफ़्ट वाली हमारे लाहौर म्यूज़ियम की है, अगेन खाका। और इसमें डिसाइपल या जो जिसने भी बनाई बिल्कुल फॉलो नहीं किया इंस्ट्रक्शंस। उसने कहा है बोल्स्टर पे सोना होना चाहिए, उसने लाल रंग का बना दिया। और उसने कहा है कि उन्हें जामा सब्ज़ रंग का पहनना चाहिए, तो उसने नीले रंग का बना दिया। तो ठीक है वो भी सही है लेकिन अगेन द सेम थिंग हैपन्स कि द पेंटिंग बिकम्स अ लिटिल स्टिफ। कौन हाँ थोड़ा सा उसका प्रोफाइल वगैरह, बिकॉज ही इज़ डूइंग अ कॉपी ऑफ द उस्ताद्स ड्राइंग। आगे चलें। तो अब हम लोग आते हैं सामिया के सवाल पे कि ये कब की हैं, और हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है आर्ट हिस्टोरिकल एनालिसिस में, विच इज़ अ स्टाइलिस्टिक एनालिसिस, कि उसके तर्ज को समझना, जिसके ज़रिए हम सोच सकते हैं कि किस रीजन में बनी हो सकती है, किस पीरियड में बनी हो सकती है। और ज़ाहिर है वो 100% तो नहीं कह सकते। स्टाइलिस्टिक एनालिसिस में कुछ तो तुक्के भी मारने पड़ते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो आर्ट हिस्ट्री है, जब हम पंजाबी पेंटिंग की या राजपूत पेंटिंग की बात करते हैं, आगे चलेंगे, तो वो अगेन वही वाली चीज़ हमने जिससे शुरू किया था, वो मॉडर्न इंडिया में ही रह जाती है बात। तो पहले तो सीमाएं नहीं थी, लाहौर मरकज़ था, वो पूरे पंजाब का मरकज़ था। और लेकिन वो वाली बात इस्तेमाल नहीं होती, और सिर्फ फिर राजस्थान की बात होती है या वो ऊपर पहाड़ी इलाके जो कि इंडिया में गए उनकी बात होती है। जो मेन कॉन्डुइट था जो कि कनेक्ट करता था दोनों रीजन्स को, वो उन्होंने हिस्टोरिकली आजकल निकाल दिया बिल्कुल। हकीकत ये थी कि लाहौर ख़ास तौर पे, क्योंकि हम 18वीं सदी में फोकस कर रहे हैं अभी, 17वीं 18वीं सदी में लाहौर जो था वो सियासी और सकाफ़ती मरकज़ था पूरे हिंदुस्तान का। नेक्स्ट, तो मज़े की बात यह है कि क्योंकि अब हम लोग एक तरह से पॉलिटिकल आर्ट हिस्ट्री इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द करंट डे पॉलिटिक्स सो मच कि जब हम लाहौर म्यूज़ियम की ड्राइंग, उसके कैटलॉग में इन ड्राइंग्स को कहा गया है कि वो सिख पीरियड ड्राइंग्स हैं circa 1850। स्टाइलिस्टिकली दैट डजंट क्वाइट मेक सेंस जहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन जब आप जो 40% ड्राइंग्स चंडीगढ़ में हैं उसके कैटलॉग में देखें तो वो कह रहे हैं कि गुलेर ड्राइंग्स हैं फ्रॉम द पंजाब हिल रीजन, क्योंकि वो इंडिया में आ जाता है। तो थ्रू दैट यू कैन रियली सी के हाउ पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस आर स्टाइलिस्टिक चॉइसेस ऑल्सो। कि पाकिस्तान में क्योंकि ज़्यादातर हम लोग सिख पीरियड की बात करते हैं, उससे पहले की पता ही नहीं है ज़्यादा। हिंदुस्तान में सिर्फ पहाड़ी इलाका फिर पंजाब का हो जाता है, वो प्लेन्स की इतनी बात नहीं करते। तो वो एक तरह से इन दो लेबल्स के बीच में ये इस तरह की पेंटिंग्स या ड्राइंग्स स्लिप दे सॉर्ट ऑफ टेंड टू स्लिप थ्रू द क्रैक्स।
each country wanting to claim these drawings for their own, which is why उनकी तारीख जो है वो बदलती रहती है. लेकिन जब हम स्टाइलिस्टिकली उसको देखें गौर से तो हकीकत ये है कि वो उन दोनों रीजन्स के बीच में कहीं आती है. ना तो वो कम्प्लीटली पहाड़ी इलाके की है जैसे चंबा, गुलेर और कांगड़ा या उस तरह की, ना ही वो बिल्कुल जिस तरह से हमें समझ आए सिख पीरियड पेंटिंग्स की उस तरह की भी है. आगे चलें फिर समझाते हैं कि इसका मेरा मतलब क्या है. सबसे पहले अगर हम देखें तो ये खाके बनाने में ये कॉमन प्रैक्टिस थी पंजाबी पेंटिंग में भी, राजस्थानी पेंटिंग में भी, कि जब उस्ताद अपनी ड्राइंग बना रहा होता था तो उसके अंदर वो लिख देता था. तो ये सिर्फ ये औलिया कराम वाली लाहौर म्यूज़ियम की ड्राइंग की अनमोल बात नहीं है. ये प्रैक्टिस ही ऐसी थी राजस्थान और पंजाब में, जिसके अंदर ये इंडिकेशन लिख देते थे कौन सी जगह पे क्या रंग लगाना है. तो वो आप देख सकते हैं इन दो पेंटिंग्स में भी, जो कि शायद कांगड़ा तर्ज की पंजाबी पेंटिंग्स हैं. आगे चलिए. तो जस्ट ट्राइंग टू सिचुएट इट विद इन इट्स ओन पीरियड. लेकिन फिर जब हम गौर से देखें तो इसमें कुछ झलक पहाड़ी पेंटिंग की भी आती है, पहाड़ी इलाकों में जो पंजाब के काम हुआ 18वीं सदी में. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन यू लुक एट दिस गीत गोविंद पेज बसोली का 1730 का, उसके जो कुछ किरदार हैं जैसे कि ये नंद कृष्णा के फॉस्टर फादर, उनकी तस्वीर देखें, उनका प्रोफाइल देखें, उनके हाथ देखें, तो बहुत इसके साथ आपको इसकी मिलती जुलती झलक आती है शाह हुसैन की पोर्ट्रेट से और वो शाह गदा के पोर्ट्रेट से भी. और उसके और भी कुछ फिगर्स हैं बसोली वाले जिसके अंदर यू कैन सी अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ मूंछ जिस तरह से बनाई हुई है शाह हुसैन की और उन साहब की जो कि गोपाल हैं, या उनकी आँख जिस तरह से हल्की सी आमंड आइज़ बनाई हुई हैं. और लाइन वर्क बहुत सिमिलर है, एक बहुत अश्योर्ड ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग लाइन वर्क. लेकिन आगे चलें. फिर हम जब थोड़ा लेटर पीरियड सिख पीरियड पेंटिंग्स देखते हैं, जैसे कि ये गुरु नानक की पेंटिंग भाई मर्दाना के साथ जो कि 1830 की शायद हो, तो उसमें भी हमें थोड़ी झलक नज़र आती है पहाड़ी हमारी औलिया कराम की ड्राइंग की. तो उसमें दोनों आसार नज़र आते हैं. दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से एसेंशियली कि दे लाई इन बिटवीन दीज रीजन्स. तो उससे हमें सबसे मेन जवाब तो यही मिलता है, ख़ासतौर पर जब हम इनकी पगड़ियाँ देखें, भाई मर्दाना की सफ़ेद पगड़ी देखें और आप फिर शाहबुल माली की पगड़ी देखें. ये भी लाहौरी, शाहबुल माली तो लाहौरी सेंट है. इट्स वेरी सिमिलर. सो देन सवाल फिर यही होता है कि इसको स्टाइलिस्टिकली हम डाल ही नहीं सकते. और जो मेरा जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से तनकीद है स्कॉलरशिप की वो यही है कि हम बहुत ज़्यादा इस रीजन को डब्बों के अंदर पिछले 50-60 साल से डालने की कोशिश में फंसे हुए हैं कि ये लाहौरी, ये मतलब ये पहाड़ी है, ये इस स्कूल का है, ये गुलेर है, ये चंबा है, ये वो है. वेराज हमें असल में आर्टिस्ट्स के बारे में शायद ज़्यादा बात करनी चाहिए क्योंकि आर्टिस्ट वर ऑलवेज मूविंग एंड आइटिनरेंट. और जब हमें इस तरह से सीरीज़ मिलती है औलिया कराम की, जिसमें जब आप सारे लोगों के नाम देखें तो ज़्यादातर जो औलिया कराम है वो हैं ही लाहौरी, जिससे फिर अंदाज़ा होता है कि कोई गुलेर में बैठा हुआ या कहीं और बैठा हुआ क्यों बनवाएगा उसको. तो दैट्स हाउ यू स्टार्ट टू थिंक यू हैव टू मे बी गेट आउट ऑफ दोज बाउंड्रीज of regional boundaries specifically and think about the interconnected nature of Punjab, in which Lahore was one of the main centers. And it plays a huge role. If it's played सियासी तौर पे उसने इतना अहम किरदार अदा किया 18वीं सदी में, तो ये कैसे हो सकता है कि मुसव्वरी और दूसरी सकाफती तौर पे उसने ये किरदार अदा ना किया हो. आगे चलें. और उससे फिर हमें मज़ीद चीज़ें मिलती हैं जिससे हमें मज़ीद पता चलता है कि ये पहाड़ प्लेन्स एंड पंजाब माउंटेन रीजन में कितना ज़्यादा ओवरलैप था, ख़ासतौर पे 18वीं सदी में. तो ये 6 पोर्ट्रेट्स हैं बहुत ही खूबसूरत, जो कि ख़ास टिपिकल, जो कि आज हम कहेंगे गुलेर स्टाइल की पहाड़ी पेंटिंग में बनी हुई हैं. लेकिन ज़्यादातर जो उसमें लोग बनाए हुए हैं वो सारे लाहौरी हैं. उनके नाम लिखे हुए हैं तो हमें पता है एग्जैक्टली वो लोग कौन हैं. मिसाल के तौर पे वो लिखा हुआ है मोमिन, जो ये जो जिनकी डिटेल नीचे लिखी है वो मीर मोमिन हैं, जो कि बहुत एक अहम रूलर थे. 1740 के लगभग उन्होंने
डेप्यूटी मिनिस्टर के तौर पे लाहौर में मुग़लों के डेप्यूटी मिनिस्टर थे और लोग उनको बहुत ज़्यादा चाहते थे पूरे ख़त्ते में। उसके बाद आपको मिलते हैं अदीना बेग जो कि टॉप राइट पे हैं उधर। वो एक और बहुत अहम एक तरह से सियासी किरदार उन्होंने यहाँ पे अपनाया। वो वैसे तो रूरल लाहौर के इलाके से थे, लेकिन मिड 18th सेंचुरी में वो तरक्की करते करते बेसिकली ही बिकेम द अनडिस्प्यूटेड रूलर ऑफ ग्रेटर पंजाब। एंड व्हेन आई से ग्रेटर पंजाब इट मीन्स द पहाड़ी रीजन एज वेल। और उनकी बहुत ज़्यादा अलायंसेस थी पहाड़ी राजाओं के साथ। आगे चलें। इसलिए हमें उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स मिलती हैं डिफरेंट स्टाइल्स में। जिस तरह से ये एक पहाड़ी हाथ या पहाड़ी रीजन के उस्ताद के बनाई हुई ड्राइंग उसी अदीना बेग की। ये शायद एक लाहौरी तर्ज की बनाई हुई ड्राइंग मच लेटर अदीना बेग की, मोस्ट लाइकली सिख पीरियड। आगे चलें। ये उससे पहले की है, ये ज़्यादा उसमें बैठती है जिस तरह से हमारी ड्राइंग है औलिया कराम की। दिस इज़ दैट पीरियड जस्ट बिफोर द सिख पीरियड, स्लाइटली लेट मुग़ल बट यूनिकली ऑफ दिस रीजन। तो अदीना बेग की बहुत पोर्ट्रेट्स मिलती हैं जिससे हमें समझ आना शुरू होती है कि अच्छा लाहौर में पेंटिंग हो रही थी, क्योंकि हमें इतने ज़्यादा इनकी नोबिलिटी की पोर्ट्रेट्स मिलती हैं। एक और जो बहुत ज़रूरी शख्स थे, बहुत ही वेल नोन, जो कि मीर मन्नू थे। आगे चलें। उनकी भी ये नैनसुख के हाथ की बनाई हुई ड्राइंग में उनका जिक्र आता है ऊपर कि जदों मन्नू ने हमला किया सी, इस तरह ही कुछ लिखा हुआ है, भूल गया एग्जैक्टली। तो जबकि उन्होंने बलवंत सिंह की पोर्ट्रेट बनाई थी। और राइट पे आपको मीर मन्नू की पोर्ट्रेट मिलती है जो कि मेरे समझ में इट्स फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ सेम लाहौरी टाइप कलम। इट हैज़ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक जिसके बारे में हम और भी बात कर सकते हैं। सवाल फिर यही होता है कि पहाड़ी है, प्लेन्स है, दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू डू मोर वर्क ऑन। और मीर मन्नू की ही फैमिली जो थी जिन्होंने बेगमपुरा आबाद किया था, जो कि फिर एक कल्चरल सेंटर बन गया था हमारे लाहौर का। तो वहाँ पे बहुत पेट्रनेज थी। और फिर से वही सवाल उठता है कि फिर मुसव्वरी की भी लाजमी तौर पे होनी ही होगी, क्योंकि अगर आपने दरबार सेट किया है तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि पेंटिंग ना हो। आगे चलें। तो अब जस्ट सॉर्ट ऑफ कंक्लूडिंग दिस, स्टाइलिस्टिकली स्पीकिंग देन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वी कैन प्लेस दिस सीरीज समवेयर बिटवीन 1750 एंड 1800। अब और तहकीक करेंगे तो और शायद उसको नैरो डाउन कर सकेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा अहम ये बात है कि हम इस तरह की सीरीज़ को जब देखते हैं तो हमें बहुत ज़रूरी सवालात करने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि ये स्टाइलिस्टिक डिविजन्स या आर्ट हिस्टोरिकल डिस्कशन से जो रीजनल डिविजन्स आ गई हैं वो क्या हमारी मदद करती हैं या ज़्यादा मुश्किल पैदा करती हैं हमारी रिसर्च के लिए। सबसे बड़ा तो सवाल यही है, क्योंकि हम लोग फिर ये नहीं हम जान पाते कि ये जो मुख्तलिफ़ ख़ित्ते थे बर्रे सग़ीर के, ख़ासतौर पर पंजाब के, उनमें बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त थी मुसव्विरों की, हुक्मरानों की, सरपरस्तों की। तो जब तक कि हम उसके बारे में नहीं ज़्यादा खोज लगाएंगे हमें ये कभी नहीं पता चलेगा कि लाहौर में भी क्या काम हो रहा था क्या नहीं। और मेरे ख्याल से इस तरह की सीरीज़ जो है वो इन सवालात के बारे में सोचने पे हमें मजबूर करती है। और ये वैसे एक छोटा सा पहला कदम था। आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस सीरीज़ विद यू। आई डोंट हैव दैट मेनी आंसर्स बट आई हैव अ बंच ऑफ क्वेश्चंस अबाउट व्हाई, व्हेन, हाउ, हु। और आप लोगों से भी आई एम श्योर अभी थोड़ा सा मशवरा लेंगे, आपकी भी राय जानना चाहूँगा। लेकिन अब उम्मीद यह है कि इसके ऊपर और काम किया जाए और लाहौरी ख़ित्ते का जो कलम है और उसका स्टाइल है उसके बारे में ज़्यादा जाने और उस पर ज़्यादा रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया। सवाल और जवाब। आगे चलें। कोई है स्लाइड और देखें। ओह, सबसे ज़रूरी स्लाइड। ठीक है। हाँ, इसका कुछ मतलब डिटेक्टिव वर्क किया है जस्ट फ्रॉम द पेजेस दमसेल्व्स के देवनागरी लिखी हुई है और फ़ारसी भी लिखी हुई है। देवनागरी किस चीज़ के लिए लिखी हुई है? एक तो खैर नाम ट्रांसलिटरेट किया फ्रॉम द अरबिक, बट सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो देवनागरी में, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि जो तस्वीर खाना था वो पर्शियन स्पीकिंग नहीं होंगे, वो लोकल हिंदी पंजाबी स्पीकिंग होंगे। इतना तो हम खोज लगा ही सकते हैं, वरना क्यों लिखते। लेकिन जो सरपरस्त हैं, जो इस सीरीज़ के जो पेट्रन हैं, वो
फ़ारसी स्पीकिंग है, क्योंकि जितनी भी मैंने एल्बम्स देखी हैं उनमें ऑलमोस्ट 80 to 90% नाम उस वली का, उस पीर का ज़रूर लिखते हैं और वो हमेशा फ़ारसी में होता है. सो दे आर फॉलोइंग दैट ट्रेडिशन. So clearly that there was an established tradition of making saints' portraits and putting them into albums. That also must have been popular in Lahore. And the patronage was of course Muslim. And they were Persian speaking. जिससे अंदाज़ा होता है कि शायद लोकल गवर्नर जो हों, शायद उनकी फैमिली ने पेट्रनाइज किया, और जो तस्वीर खाना इट्सेल्फ होगा वो लोकल हिंदी स्पीकिंग, हिंदुस्तानी स्पीकिंग, यानी पंजाबी, जो भी कह लें ज़बान को, वो होगा. इतना तो बता सकते हैं. अब उससे आगे नहीं जवाब. बहुत ज़्यादा खूबसूरत, स्पेशली व्हेन यू थिंक दैट दीज आर टाइनी पेंटिंग्स, इट्स ब्यूटीफुल. Yes, clearly trained in this Mughal school, but also influenced by the local Punjabi flavor. And is very practiced. But the Very drawings are bad. closer to. For what That's why there's that sort of provincial quality to the paintings as well. There's certain sort of But the drawings are not clear. drawings नहीं है. तो उस्ताद होंगे उस तस्वीर खाने के, कहाँ ट्रेनिंग करके आए होंगे, किस तरह से उन्होंने अपना कारखाना या तस्वीर खाना आबाद किया होगा. बहुत सोचने वाली बातें हैं, इसके बारे में मुझे इल्म बिल्कुल भी नहीं है. Have you found like, So the whole series was in the Lahore Museum, and then how many, you know how you oh, the completed paintings. No, I've just found 6 or 7 of them. Gold तो था लेकिन इन पेंटिंग्स में नहीं है. That's a very good point. अब मेरे ख्याल से इनको शेयर करना चाहिए, बांटें, दिखाएं लोगों को. कंजूसी नहीं करनी चाहिए. हमारे कंजूसी बहुत होती है, जैसे कि कल्चरल एक वो हो जाता है ना, ईगोइज्म, कि नहीं शेयर करनी. आई थिंक वी नीड टू शेयर दिस विद एवरीवन, एंड सो दैट पीपल कैन, soft copy में मिल जाए जो हाँ, ताकि कॉपीज़ कर, both for artists and art historians, we need to really share these artworks and images. That should be the first step. So do you find any families living around Lahore area? हाँ, तो बहुत लंबा जवाब हो जाएगा इसका, है ना. क्योंकि दो तरह के प्रैक्टिशनर्स थे. एक वो जो कि सेंट्रल पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया से आए थे मुगलई दौर में और उससे पहले भी, और दूसरे जो लोकल आर्टिस्ट थे जो कि लोकल हिंदुस्तानी स्टाइल्स में कर रहे थे. और फिर उनका मिलाप हुआ अगले 300-400 साल, फैमिलीज़ का भी, और वर्कशॉप्स वहाँ से निकली, बहुत सारी लोकल वर्कशॉप्स, और हर रीजन की बेतहाशा वर्कशॉप्स होती थी जिनको तस्वीर खाना भी कह सकते हैं. और लाहौर के रीजन में अब पार्टीशन के वक्त तक पटियाला में फॉर एग्ज़ाम्पल कौन थे, हाजी मोहम्मद शरीफ, जिन्होंने फिर लाहौर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में भी पढ़ाया. तो वहाँ उस ज़माने तक हमारे रीजन में, और फिर सिख पीरियड में तो खैर बहुत ज़्यादा था. और आप प्रोफेसर, आप ज़्यादा बता सकती हैं 19 सिख पीरियड सेंचुरी का, कि उसमें तो आपने तो खैर उस्तादों के बारे में रिसर्च भी की है, लिखा भी है, तो मैं इतना नहीं अच्छा बता सकता जितना आप बता सकती हैं. लेकिन 19th सेंचुरी में तो बहुत एविडेंस है आर्टिस्ट्स का. लेकिन आपके पास हैं उस्ताद ऐसे जो कि आपके सामने बैठे हुए हैं, जिनसे आप बहुत ज़्यादा फैज़ हासिल कर सकते हैं, और जो कि हकीकत भाई मजाक नहीं कर रहा, मैं असली बात कर रहा हूँ. और वी हैव दीज पीपल इन लाहौर, एंड मेरे ख्याल से वन हैज़ टू गेट आउट ऑफ द NCA वाला फोल्ड इन ऑर्डर टू रियली लर्न मिनिएचर पेंटिंग राइट नाउ. पिछले 1982 से लेके 2012-13 तक एक तारीख़ थी मुसव्वरी की NCA में, लेकिन पिछले जो 8-10 साल में वो नहीं रही. तो उससे अब ज़रूरत पड़ गई कि हमें बाहर आना है, आपको हस्तोनीस्त आना है, आपको सर उस्मान के पास जाना है, आपको इस तरह से लोग ढूंढने हैं जहाँ पे आपको एक्चुअली यू हैव दोज वेल्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम दैट कैन एक्चुअली टेल यू द ट्रेडिशन. मेरे ख्याल से NCA का क्योंकि रुख बदल गया है, उसके आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क बदल गया है, वक्त भी उन्होंने कम कर दिया. बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से अब I just recently wrote an essay for a museum catalogue surveying the modern and contemporary miniature painting in Pakistan, and I ended the essay with saying that now contemporary miniature painting is one chapter in the history of Pakistani art. It's no longer a practicing art form. If you think about current students, they're not doing miniature painting anymore. हो रहा था पिछले एक जनरेशन पहले तक, लेकिन अब नहीं हो सकता unfortunately, जब तक कि बहुत ही तब्दीली ना आए department. So for that you have to get out of the National College of Arts space, unfortunately. लेकिन मौजूद हैं, हयात हैं, काम कर रहे हैं. बशीर साहब से लेके हस्तनीस से लेके इतने लोग हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं.